पॉज ले लेगा, तो आज का जो पॉज है वो उसी की तरफ है। और आज का यूएस का मार्केट किस तरीके से ट्रेड होता है उसके हिसाब से फिर आगे का ट्रेंड हमारा डिसाइड होगा। यानी डो जोन्स की अगर बात करते हैं तो 33,270 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो हमारे यहाँ पे ये जो अप ट्रेंड पिछले 3 दिनों में बना था वो कंटिन्यू हो पाएगा। अगर 33,270 के ऊपर का क्लोज नहीं बनता है डो में, तो कल हमारे बाजार में 16,400 और ऊपर की तरफ 16,600 इस तरीके का एक 200 पॉइंट का रेंज में ही बाजार ट्रेड करेगा। 200 पॉइंट के रेंज में ट्रेड करेगा। और जाहिर तौर पर कल जब अमेरिकी बाजार बंद थे तो शायद बहुत ज़्यादा क्यूज़ न मिले हों बाजार को हमारे, और इसलिए हमने एक छोटे से रेंज में ही आज भी बाजार को देखा। अविनाश, आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय? अब लेटेस्ट जो खबर आ रही है वो मैक्रो फ्रंट पर आ रही है। जीडीपी के आंकड़े अब हमारे सामने हैं। Q4 में 4.1% की ग्रोथ, और पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें वित्त वर्ष 2022 की तो 8.7% की ग्रोथ देखने को मिली है। एग्री स्पेस मैं पॉइंट आउट स्पेसिफिकली कर रहा हूं क्योंकि यहां पर ग्रोथ जो है वो नेगेटिव टेरिटरी में चली गई है। नेगेटिव एज इन की 3.3 थी, अब वो 3 हो गई है, वहां पर गिरावट है। लेकिन कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। मैं ये स्पेसिफिक बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम लोग बाजार में अलग अलग फैक्टर्स पर चर्चा करते हैं और पूरे इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ एक बड़ा फैक्टर रहता है। तो अब ये जब डेटा हमारे सामने है तो क्या आपको लगता है कि बाजार कुछ रिएक्ट कर पाएगा कल इस पर? गुड इवनिंग सौमित्र। मुझे लग रहा है कि देखिए ये जो जीडीपी के आंकड़े आ गए हैं वो मेरे ख्याल से अंदाज के हिसाब से ही आए हैं। इसमें कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं है और मार्केट्स ये नंबर्स को कल इतना भी सीरियसली नहीं लेगा कि इससे कोई बड़ी बढ़त या बड़ी गिरावट आएगी। पर हाँ, एक बात क्लियर है कि मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और जो दूसरे सपोर्टिंग सेक्टर्स है वहां भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जो सबसे बड़ी बात मुझे ख्याल से जो मार्केट्स को आने वाले हफ्ते में और शायद कल परसों भी मार्केट्स मॉनिटर करेगा कि अभी यूएस फेड की मीटिंग होने वाली है। अभी क्या इंटरेस्ट रेट्स का आगे का ग्रोथ पैटर्न रहेगा। और हमारे यहाँ पे जो 6-7 तारीख को जो आरबीआई की पॉलिसी है वहां पे अंदाजा है कि वापस शायद 40-50 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट हाइक हो, क्योंकि इन्फ्लेशन काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। रूरल इन्फ्लेशन करीबन 8% के ऊपर है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट्स थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा आने वाले दिनों में। और ये जो रैली हमने देखी थी वो ज्यादातर एक शॉर्ट कवरिंग रैली में कह सकूंगा, जहां पे फॉलो अप बाइंग आज आई नहीं। आज मॉर्निंग सेशन में तो मार्केट काफी अच्छा चढ़ा था, लेकिन दोपहर के सेशन में हमने करीबन 100 पॉइंट निफ्टी ऊपरी लेवल से गिरते हुए देखा है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर रहेगा, लेकिन इंडेक्स को अगर हम देखें तो इंडेक्स में हो सकता है कि कल भी थोड़ा सा मूवमेंट एक लिमिटेड रेंज में रहेगा, क्योंकि क्लियरली मार्केट्स चिंता करेगी कि 6-7 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी आएगी तो उसमें क्या नतीजा आ सकता है, क्योंकि कमेंट्री तो आरबीआई गवर्नर की साहब की तो काफी हॉकिश है और यहाँ पे कोई बड़ा रिलीफ आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। तो नेट नेट आई थिंक मार्केट्स विल बी इन अ वेरी क्लोज रेंज एंड ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे ही फोकस करना चाहिए। करेक्ट, स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पर ही फोकस करना चाहिए। और एक स्टॉक जो मेरे दिमाग में आता है वही मैं आपसे पूछना चाहूंगा अविनाश सबसे पहले, और वो है ओएनजीसी। आज के खराब बाजार में भी 5% ऊपर नतीजे तो आ चुके हैं, लेकिन पहले यहाँ पर जो बातें चल रही हैं वो ये कि क्रूड की तेजी की वजह से जो विंडफॉल गेन हो रहा है कंपनी को, पहले ही खबर आई कि उस पर शायद टैक्स लगेगा। फिर हमें हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज से पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और शायद इस वजह से स्टॉक हमने आज 5% ऊपर देखा। क्या व्यू है ओएनजीसी पर अविनाश आपका, और अब कैसे अप्रोच करेंगे इसे? सौमित्र, मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेशन दिया है कि कोई विंडफॉल टैक्स वो ऑयल कंपनीज पे नहीं लगाएंगे, तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि ग्लोबली ये हो चुका है तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया में भी होगा। तो ये एक डेफिनेटली एक पॉजिटिवली सेंटिमेंट फैक्टर था जो आज ओएनजीसी के शेयर के लिए पॉजिटिव रहा। लेकिन जो सबसे बड़ा बेनिफिट ओएनजीसी को मिलेगा वो बेसिकली क्रूड ऑयल प्राइस के है। क्रूड ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, करीबन $121-122 का अभी करीबन रेट है। और मुझे लग रहा है कि अगर ये रेट पे क्रूड सस्टेन होता है तो डेफिनेटली अपस्ट्रीम कंपनी ओएनजीसी जो सबसे बड़ी कंपनी है उसको डेफिनेटली फायदा होना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि क्लियरली आई थिंक ये ट्रेंड हमने पिछले 2-3 हफ्तों से देखा है। तो अगर कोई करेक्शन क्रूड के प्राइस में नहीं होता है तो डेफिनेटली इसमें आप ये समझ के ले लीजिए कि अगला क्वार्टर बहुत ही बम्पर क्वार्टर आएगा और इसमें कोई डाउट नहीं कि मार्केट सोचेगी कि इसको सस्टेन कितना होगा। लेकिन हमारा मानना है कि कम से कम अगले 1-2 महीना जब तक रशिया क्रूड यूक्रेन का वॉर खत्म नहीं होता, तब तक मेरे ख्याल से ये जो क्रूड ऑयल का मार्केट है वो काफी ऊपरी लेवल तक ही रहेगा। तो डेफिनेटली पॉजिटिव बायस है। कोई भी गिरावट अगर मिलती है आपको कल बाजार के सेंटीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए।
खरीदने का मौका समझना चाहिए, कोई भी गिरावट अगर मिलती है तो। मंदार, क्या 151 के लेवल पर ओएनजीसी में एंट्री करनी चाहिए? देखिए, बेसिकली बहुत सारे रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, 155, 165, 170 ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं। तो मुझे लगता है कि ये फिलहाल तो अवॉइड करना चाहिए कि ऐसा स्टॉक है नहीं, ऐसा फॉर्मेशन लग नहीं रहा है चार्ट पे कि यहाँ से स्टॉक एकदम से भाग जाएगा, एक 10-15% की या 20% की मूव यहाँ से जनरेट कर पाएगा, ऐसे लग नहीं रहा है। 155, 165 तक का मूव पॉसिबल लगता है, लेकिन उतना अगर ट्रेड करना हो किसी को एक छोटे मूव के लिए तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अवॉइड है। शॉर्ट टर्म के लिए मतलब अवॉइड हुआ, यही बात यहाँ पर क्लैरिटी आ गई है। और अविनाश जैसा बता रहे हैं कि अगली तिमाहियाँ आपको देखनी चाहिए, जिस तरह से सिचुएशन चल रही है ग्लोबली और कच्चे तेल के दाम बढ़े हुए हैं, तो इनको जो आने वाली तिमाहियों में प्रॉफिट्स हैं वो बेटर होते हुए दिखाई देंगे। मंदार, एक और चार्ट मैं आपसे चाहूँगा कि आप चेक करें, वो है सन फार्मा का। रिजल्ट के बाद हमने देखा काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला, स्टॉक आज करीब 3% नीचे है। कोई अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए ट्रेडर्स को सन फार्मा में? देखिए, मुझे लगता है कि ये फिलहाल स्टॉक स्ट्रेच्ड है, यानी पिछले 2-2.5 साल में एक अच्छा खासा ट्रेंड भी इसमें बना हुआ है और फिलहाल एक कंसोलिडेशन में से गुजर रहा है। तो नीचे की तरफ 830-35 का इसमें सपोर्ट बनता है, ऊपर में 930 से लेके 950 के आसपास इसमें रेजिस्टेंस बनता है, तो ये रेंज में ट्रेड करेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी, यानी अगर आपको ट्रेड करना हो तो 835 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे एक मोमेंटम ट्रेड आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये फिलहाल तो अवॉइड है। अगर किसी की पोजीशन हो तो मुझे लगता है कि, और पिछले 2 साल में अगर लो लेवल्स पे किसी ने बाय किया हो तो ये लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग करना इसमें सबसे बेहतर ट्रेड होगा। चलिए, तो ठीक है। फिलहाल यहाँ पर भी कोई सन फार्मा में भी कोई तेजी नहीं दिखाई देगी। ये 2 स्टॉक मैंने सिर्फ इसलिए पूछे क्योंकि आज निफ्टी में सबसे ज़्यादा गिरने वाला स्टॉक सन फार्मा था और सबसे ज़्यादा चलने वाला ओएनजीसी था। ये दोनों स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड हुआ है। क्या करना चाहिए ये हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कल की तैयारी में। एक स्टॉक और आज फोकस में था और वो था जोमैटो का। लिस्टिंग के बाद हमने देखा कि उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी स्टॉक में, लेकिन पिछले कुछ सेशंस में इसने रिवर्सल दिखाया, इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आगे क्या हो सकता है जोमैटो में, इसके लिए तेज़ी और मंदी के तर्क क्या हैं, इस पर हमने एक खास रिसर्च की है और मेरे सहयोगी शरद और विनी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। बताइए क्या निकल कर आया आपकी रिसर्च में? तो पहले तो मैं स्टार्ट करूंगी। शेयर जैसे आपने बताया बस कर रहे हैं आज, तो उसकी वजह से पहले बुल केस की बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले जो है मैक्रो एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा, वो इंप्रूव होगा, तो वहाँ पे डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स इंप्रूव हो गए, उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, तो जोमेटो को शॉली उसकी वजह से बेनिफिट होगा। तो वो एक फैक्टर है बुल केस में, जहाँ पे शॉली एक पॉजिटिव साइड है वहाँ पे। जी विनी, तो मैं एक बेयर केस लेता हूँ सबसे पहला तो बात है महंगाई का। उसके कारण मार्केट ग्रोथ रेट में भी जो इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये कह सकते कि महंगाई से मेरी परचेज डिसीजन या हम सबकी परचेज डिसीजन पे इम्पैक्ट होगा। और 2 साल से कोविड के कारण हम घर में बैठे हैं, तो ये अनलॉक की थीम के कारण बाहर जाने का भी तो मन करेगा खाने का। तो ये मेरा सबसे पहला बेयर केस रहेगा विनी। पर जो है बाहर जाने का अगर मन करता है, पर वहाँ पे घर पे भी हम लोग आलसी बन चुके हैं, तो रैपिड जो अडॉप्शन, डिजिटल की अडॉप्शन है वो इम्प्रूव हो रही है, उसकी वजह से यूजर्स इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डरिंग है, जोमेटो ने खुद कहा कि उनकी फ्रीक्वेंसी भी इम्प्रूव हो रही है अभी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव उनके लिए आता है। उन्होंने एक्विजिशंस किए हैं, यूजर एक्विजिशन भी बढ़ चुकी है उनकी, प्लस जो सिटीज़ है जहाँ पे उनका एक्सपेंशन है, वहाँ पे अब जोमेटो पहुँच चुका है 1000 सिटीज़ में, 1000 शहरों में पहुँच चुका है जोमेटो, और उसमें से सिर्फ 300 शहर है जहाँ पे अभी उनकी 99% की रेवेन्यू अभी तक आती है वहाँ से। तो 300 सिटीज़ से उनकी 99% रेवेन्यू आती है, तो 700 जो रिमेनिंग शेयर्स है वहाँ पे तो उनको बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्लान है अभी एक्सपेंशन प्लान का तो आपने बात कर लिया, लेकिन दुख का बात है कि गिग वर्कर्स हैं, यहाँ पे पेरोल में नहीं आते एम्प्लॉयज़। तो अगर आप देखा जाए तो चौथे तिमाही में मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि वर्कर्स जो है, डिलीवरी पार्टनर्स अब कम हो चुके हैं। अब इसके कारण क्या इम्पैक्ट आता है कि जो आपकी जो कोविड के कारण जो फर्स्ट वेव हुई थी उसमें बहुत लोग गांव गए थे, वापस गांव लौट के वापस नहीं आए शहर में, तो उसके कारण भी जो है डिलीवरी पार्टनर्स की जो है थोड़ी सी स्ट्रेस है कि हायरिंग कैसे करें। और ऑफकोर्स याद रखिए एट्रिशन रेट ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन बढ़ गई है, तो आपके गिग वर्कर्स के भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। वो तो है, पर जो है एक पार्ट है जो उनका रैंप अप हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, ग्रोसरी बिजनेस की एक्विजिशंस की बात चल रही है, तो वहाँ पे वो स्केल अप होगा, अगर वो इम्प्रूव होगा तो वो बेनिफिट उनको आता है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वहाँ पे, वो भी थोड़ी कम हो चुकी है लास्ट ईयर से कंपेयर करें, और
प्लेयर्स जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको फंड की तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन जैसे आपने ही बताया है, पर वो जोमेटो लीडर्स साइड पे होते हैं, लीडरशिप साइड पे होते हुए उनके लिए ये एक पॉजिटिव है कि दूसरों को फंड की प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से उनके लिए फंडिंग बेटर हो जाता है और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन विन्नी, एक चीज़ तो है कि कंपनी की कोर बिजनेस है डिलीवरी, अब वो जा रही है नॉन कोर बिजनेस में, जैसे QSR बिजनेस हुआ, यहाँ पे $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है और एक और भी इनऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट्स भी है लगभग $3.5 मिलियन की, $350 मिलियन की। तो ये आंकड़े इतने बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप कोर बिजनेस से सेपरेट हो रहे हो, आपको नहीं लगता कि कैपिटल एलोकेशन में जो एक क्वेश्चन मार्क रेज होगा? तो ये मेरा एक पॉइंट है जो आपके बेयर केस के मैं बोलना चाहता हूँ। पर कैपिटल एलोकेशन की बात करें तो अभी Q4 की जो अर्निंग्स थी वहाँ पे कंपनी ने बताया था कि वो एलोकेशन, अभी जो उनका फंड है वो दे विल नॉट एलोकेट एनीवेयर एल्स, वो अभी फंड्स के साथ ही बैठेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और उसकी वजह से जो ग्रोसरी बिजनेस उन्होंने एक्वायर किया है वहाँ पे क्या होता है, यूनिट इकोनॉमिक्स उनकी इंप्रूव होने की क्षमता है, क्योंकि इंटीग्रेट होगा जाएंगे ये दोनों बिजनेस, वहाँ पे उनको लेवरेज भी मिलेगा, जो डिलीवरी फ्लीट है वो भी यूज़ कर सकेंगे जो जोमेटो के लिए। तो ये उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स ओवरऑल इंप्रूव होगी, क्योंकि इंटीग्रेट होगा उनकी टेक्नोलॉजीज, दोनों की जो टेक्नोलॉजीज है इंटीग्रेटेड बिजनेस, वेदर डिलीवरी की बात करें या ग्रोसरी की बात करें, तो वो कंपाइन हो जाएगा। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी की तो बात होगी, लेकिन आखिरी पॉइंट मैं ज़रूर रखूंगा कि मैनेजमेंट में बदलाव बहुत हो रही है और ये स्टार्टअप कंपनी ज़रूर है, लेकिन अब वो लिस्टेड कंपनी हो चुकी है। अगर इतने ज़्यादा चेंजेस मैनेजमेंट में दिखने लगे तो एक टाइप से जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है स्टॉक में देखने मिलता है। तो ऑफकोर्स याद रखिए, रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है कंपनी की और मैनेजमेंट में बदलाव हो रहा है। तो हमने जो है दोनों पहलू जो है जोमेटो के रखे हैं आपके सामने और आपके ऊपर देखने के लिए कि इस बार इस सैटरडे को आप जो है खाना जो है घर से ऑर्डर करते हैं या बाहर जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अविनाश, काफ़ी अच्छी रिसर्च लेकर आए हैं मेरे सहयोगी यहाँ पर, और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जोमेटो को लेकर आप कौन से खेमे में हैं? आप बुल की साइड हैं या बेयर की साइड हैं? मुझे लग रहा है कि देखिए, जोमेटो खाने के लिए बहुत अच्छा ऐप है सौमित्र, और हम सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि देखिए जो भी रैली हुई है ये लार्जली एक ट्रेडिंग बाउंस है, और इसमें अभी भी मुझे कंफर्ट नहीं है, क्योंकि जैसे सभी को पता है कि देखिए कंपनी कामकाजी मुनाफा नहीं कर रही है, कैश फ्लो नहीं कमा रही है, पी फंड्स का जो पैसा है वही वो कैश बर्न कर रही है, और ऐसे बिजनेसेस में अनुमान लगाना कि ये कंपनी कैसे चलेगी, इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ये काफी मुश्किल काम होता है। तो मेरे ख्याल से ट्रेडर्स के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर फंडामेंटल व्यू अगर आप पूछे तो मुझे लग रहा है कि अभी कोई जल्दबाजी ना करे। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम आपको इस स्टॉक से दूर रहना है, और एक बार जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट या कैश फ्लो बनेंगे तभी मेरे ख्याल से इस स्टॉक में अच्छी रीरेटिंग आएगी। बिजनेस बहुत अच्छा है, इसमें मैं क्लियरली मानता हूँ, लेकिन वैल्यूएशंस अभी भी मुझे लग रहा है कि आर नॉट आइडियल टू एंटर एट द करंट। करेक्ट। तो अगर आपको ट्रेडिंग का मज़ा लेना है तो आप जोमेटो की तरफ रुख कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू के लिए ये ज़रूरी है कि कंपनी जो है कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाए और कुछ कैश दिखाए, उसके बाद शायद वैल्यूएशंस बेटर होंगे। तो फिलहाल जोमेटो लॉन्ग टर्म के व्यू से तो नहीं दिखाई देता है। मंदार, मई का महीना हो गया ख़त्म और कई इंटरेस्टिंग आंकड़े निकल कर आए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा दो स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में, महिंद्रा एंड हीरो मोटो। ये दोनों स्टॉक इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि मई के महीने में 3 ऐसे निफ्टी के स्टॉक हैं जिन्होंने 10% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं, उसमें ये दो हैं, उसके अलावा ब्रिटानिया एक है। तो शुरुआत करते हैं महिंद्रा और हीरो मोटो से। इन दोनों में आपको क्या लगता है, ये जो मोमेंटम इनका पिछले 1 महीने का है, ये जारी रह पाएगा आगे? देखिए, दोनों अगर मैं स्टॉक कंपेयर करता हूँ M&M और हीरो मोटो, तो मुझे लगता है कि M&M में स्ट्रेंथ दिखती है। M&M की एक खास बात यह है कि एक तो ऑल टाइम हाई कर रहा है और प्लस पिछले 4-5 साल का जो एक मल्टी टॉप रेजिस्टेंस इसमें बना हुआ था, यानी हर बार 950 के लेवल्स पे आके 950 से लेके 990 के बीच में इसमें एक रेजिस्टेंस बना था। हर बार यहाँ पे आके फिर से एक बार वहां पे बिकवाली आ जाती थी, स्टॉक नीचे आ जाता था। अब 4-5 साल के बाद ये फर्स्ट टाइम इसने ब्रेक कर दिया है ये रेजिस्टेंस को। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत स्ट्रेंथ है और ये आगे जाते हुए हमें और अपसाइड देने वाला है। इसमें एक बाय भी बनेगा, इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 920 का, और ऊपर मुझे लगता है कि इसमें जो अपसाइड है ये कम से कम इसमें 1300 तक का अपसाइड मुझे देखने को मिलता है। लेकिन ये व्यू जो है ये 6 महीने से 1 साल का व्यू होना चाहिए। तो 1 साल का अगर व्यू है तो महिंद्रा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। 920 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 1300 का इसमें टारगेट बनेगा। और जो दूसरा स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प,
मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, यानी फिलहाल तो एक कंसोलिडेशन में है, लेकिन बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है कि जो स्टॉक ने ब्रेक करने हैं कि उसके बाद एक फ्री काइंड ऑफ मूव इसमें देखने को मिले। तो रेजिस्टेंसेस स्टार्ट होते हैं 2860 से लेके 2950, उसके बाद 3070, इस तरीके के मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं। लेकिन ये जो करंट मूव है ये क्वाइट पॉसिबली इसको ऊपर में 2870 से लेके 2950 तक ले जा सकती है, लेकिन इसमें बड़ी मूव नहीं दिखती है। सो दोनों में कंपेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि M&M ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक होगा, और अगले 6 महीने से 1 साल की व्यू रखते हैं तो इसमें एक बुलिश ट्रेड जरूर बनेगा। 6 महीने से 1 साल का व्यू रख सकते हैं आप। ये दो जो ऑटो स्टॉक्स हैं इनमें जोरदार तेजी हमने पिछले मई के महीने में देखी। 1300 तक के टारगेट्स हो सकते हैं M&M में, ये ध्यान देने की बात है। 920 का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए, लेकिन नजरिया आपका 6 महीने से साल भर का होना चाहिए। ऑटो स्टॉक्स की बात ही हो रही है तो आपको याद दिला दें कि कल मई महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आएंगे। क्या उम्मीद कर रहा है बाजार? मेरी सहयोगी सृष्टि जुड़ रही है मेरे साथ सब डिटेल्स के साथ। सृष्टि बताइए। ऐसा लग रहा है कि ऑटो कंपनीज ने अपना जो गियर है वो बढ़ा दिया है, क्योंकि हाल फिलहाल इनकी रफ्तार काफ़ी तेज़ देखने को मिली है। ये इसका असर हम लगा रहे हैं कि डिमांड जो है कुछ सेगमेंट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसमें मजबूती बरकरार है। आप देखेंगे कई सारी कंपनीज भी इस चीज़ को हाईलाइट कर रही है, जहाँ पे खास तौर से पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल स्पेस जो है काफ़ी अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। कई सारी पेंडिंग ऑर्डर बुकिंग्स है पैसेंजर व्हीकल स्पेस में। वहीं टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी की इस बार उम्मीद है। हालांकि फ्यूल प्राइस कट के बाद जो है एक उम्मीद थी कि काफ़ी जोश भरता हुआ नजर आएगा, उतनी तो नहीं पर डिसेंट परफॉर्मेंस की उम्मीद है सभी टू व्हीलर कंपनी से। और आखिरी में अगर ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो कंपनीज ने ये जताया है कि रूरल सेंटिमेंट हाल फिलहाल काफ़ी इंप्रूव हुआ है, तो ट्रैक्टर सेल्स में भी ग्रोथ की उम्मीद हम लगा के चल रहे हैं। हालांकि मंथ ऑन मंथ बहुत ज़्यादा रिकवरी सभी नंबर्स में नहीं देखने को मिलेगी, पर 0 से लेकर 6% की हायर रेंज पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी मंथ ऑन मंथ अपनी रिकवरी दिखाएं। सबसे पहले टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में ग्रोथ में लीड करता हुआ नजर आ सकता है। 6% की ग्रोथ की उम्मीद है। वहीं आयशर मोटर्स, VECV और TVS मोटर्स के लिए हम 3% का अनुमान लगा रहे हैं, और बजाज ऑटो करीब फ्लैट सेल्स ग्रोथ की हमें वहाँ पे उम्मीद है। मारुति सुजुकी की पैसेंजर व्हीकल स्पेस में बात करें तो CNG की डिमांड काफ़ी मजबूत है, इसके चलते 4% की यहाँ पे मंथ ऑन मंथ हम सेल्स ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे इनका EV कारोबार इस बार भी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आना चाहिए। साल दर साल मंथ ऑन मंथ अगर देखें तो 41,000 यहाँ पे हमें उम्मीद है कि कंपनी अपने सेल्स फिगर घोषित करेगी। M&M फ्लैट सेल्स ग्रोथ घोषित कर सकता है। वहीं कमर्शियल व्हीकल स्पेस में अगर देखा जाए तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल स्पेस एक पर्टिकुलर कंपनी है जहाँ पे 5% की मंथ ऑन मंथ हम सेल्स ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। और आखिरी में जो रूरल सेंटिमेंट इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, कंपनीज भी इसका अंदेशा दे रही हैं। मंथ ऑन मंथ अगर देखें तो फ्लैट सेल्स ग्रोथ की उम्मीद है M&M और एस्कॉट्स के नंबर से। शुक्रिया सृष्टि। चलिए देखते हैं कल जब नतीजे आएंगे, माफ़ कीजिए बिक्री के आंकड़े आएंगे तो उसके बाद क्या रिएक्शन बाजार दिखाता है। चलिए वक्त हो गया है फिलहाल शो में ये जानने का कि मेरे मेहमान कौन से आइडियाज़ आज शेयर करने वाले हैं। वक्त है VIP शेयर का। तो समय की कमी होने के चलते मैं दोनों मेहमानों को 1-1 मिनट का समय दे सकता हूं। अविनाश, आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए कौन से स्टॉक्स आप शेयर करने वाले हैं आज? सौमित्र, मेरे पास 2 स्टॉक्स है। पहला स्टॉक एक कंटेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है MPS, मैकमिलन पब्लिशिंग सर्विसेज। इनफैक्ट सौमित्र, इस कंपनी की सबसे बड़ी बात है कि हर साल करीबन 100 करोड़ का कैश फ्लो ये जनरेट करती है, और 2 दिन पहले इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बिजनेस खरीदा है, डिजाइन्स, जिसका करीबन रेवेन्यू 32 करोड़ है और प्रॉफिट करीबन 7-8 करोड़ है। बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और हमको लग रहा है कि आने वाले साल में कम से कम 58-60 रुपए की अर्निंग आएगी। सबसे बड़ी बात, पिछले साल में 450 करोड़ पे कंपनी ने 87 करोड़ का प्रॉफिट किया है और 50 रुपए की अर्निंग की है, और 30 रुपए का अर्निंग दिया, करीबन 4% का डिविडेंड यील्ड तो अभी इस प्राइस पे बन रहा है। तो हमको लग रहा है कि 6 से 12 महीने की अवधि अगर कोई रखता है तो करीबन 750 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। और दूसरा शेयर जो है वो BCL इंडस्ट्रीज है। हमने आपके चैनल पे पहले भी कहा है, रिजल्ट्स के बाद थोड़ी सी बिकवाली आई है क्योंकि शेयर ASM कैटेगरी 4 में रखा गया है, तो उसलिए थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री पोस्ट द Q4 नंबर्स बहुत ही दमदार है। हमको लग रहा है कि आने वाले साल में कम से कम 24-2500 करोड़ का रेवेन्यू और करीबन 115-120 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। करीबन 40-45 रुपए की अर्निंग आने की अपेक्षा है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि 357 का अभी जो रेट चल रहा है इसको एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि ASM जब भी खत्म हो जाएगा शेयर में अच्छी तेजी वापस आएगी। तो यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस करीबन 450।
ओके, बीसीएल इंडस्ट्रीज और एमपीएस, ये दो स्टॉक्स अविनाश की तरफ से। मंदार, क्विकली आपके कौन से आइडियाज होंगे? देखिए, पहला स्टॉक है आईटीसी। एक अच्छे खासे ब्रेकआउट के बाद एक सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है फिलहाल। मुझे लगता है कि अगले 12 दिन में इसमें एक अच्छी खासी अपसाइड देखने मिल सकती है, इसलिए इसमें एक बाय बनेगा। स्टॉप लॉस होगा 260 का, ऊपर का टारगेट होगा 310 का। और दूसरा जो स्टॉक है ये इन्वेस्टमेंट के व्यू से है, ये सुमिटोम केमिकल्स है। सुमी केम इसका सिंबल है एनएससी का। इसमें एक लॉन्ग टर्म के चार्ट पे ये बढ़िया दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट के व्यू से ये बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 420 का और अपसाइड एक साल का व्यू से अपसाइड का टारगेट होगा 660 का। ये सुमितोमो केमिकल्स और आईटीसी, ये दो स्टॉक्स यहाँ पर मंदार की तरफ से आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मंदार और अविनाश, समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए। चलिए, कल की तैयारी को समेटने का वक्त हो गया है। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। हम एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है ईटी नाउ स्वदेश पर। ईटी नाउ स्वदेश पर अब है न सिर्फ मार्केट की बारीकियां, बल्कि है कमाई का भी अच्छा मौका। हम आपको देंगे एक शानदार आइडिया हर 5 मिनट में। टेक्निकल हो या फंडामेंटल, शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म, अब सब कुछ मिलेगा आपको। तो देखिए हर ट्रेडिंग डे सुबह 8 बजे से शाम 4, सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। बढ़ो देश के साथ। PSE Investor Protection